हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जहां मैं आपसे बात करूंगा ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेस एग्रीमेंट्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंस। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न प्रूफ है कि आपने अपना पैसा किसी थर्ड पर्सन को उधार पे दिया है। आज आपने अपना पैसा किसी को उधार पे दिया, कल को वो बोरोवर अगर आपका पैसा वापस करने से मना कर दे तो आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सको कि वाकई आपने अपना पैसा उधार पे दिया था। और वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या होते हैं। देखिए, ये शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ हैं। मनी मार्केट क्या है? एक ये मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए किसी थर्ड पर्सन को उधार पे दे सकते हो। शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि या तो 1 साल के लिए या 1 साल से कम वक्त के लिए। मनी मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो बोरोवर अवेलेबल होते हैं वो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके डिफ़ॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम होती है, तो वहाँ पे रिस्क का लेवल भी कम होता है। और क्योंकि रिस्क का लेवल कम है तो रिटर्न मतलब इनकम भी क्या होती है? कम होती है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मोर रिस्क मोर गेन। यहाँ पे टाइम पीरियड भी कम होता है, 1 साल से कम का। और जो बोरोवर हैं उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस केस के कारण ही यहाँ पर रिस्क का लेवल कम होता है। और जैसा मैं आपको बता ही रहा था अभी कि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पर आप मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जब हम बात करते हैं मनी मार्केट के बारे में तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हर इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स डिफरेंट हैं, तो ये वन बाय वन बात करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और इनके फीचर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेजरी बिल के साथ। जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये हमेशा गवर्नमेंट इशू करती है और इसको इशू करने के लिए वो मदद लेती है आरबीआई की। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट के अंदर एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता है और उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो पब्लिक है वो अपना पैसा आरबीआई को देती है। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको हम ट्रेजरी बिल के नाम से बुलाते हैं, जो कि पब्लिक के हाथ में एक प्रूफ है कि उन्होंने वाकई ही अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाया है। ये 3 मैच्योरिटी के साथ मार्केट में अवेलेबल होता है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, मतलब 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने वक्त के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आपको 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 91 डेज़ के ट्रेजरी बिल ले लीजिए। अगर 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 364 डेज़ के ट्रेजरी बिल ले सकते हैं। तीसरा फीचर कहता है कि ये जीरो कूपन सिक्योरिटी है, मतलब कि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मैकेनिज्म पे काम नहीं करते। जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनका ऑक्शन होता है, आरबीआई इसकी बोली करवाती है मार्केट के अंदर। और जो 91 डेज ट्रेजरी बिल हैं उनकी जो ऑक्शन है वो हर वेडनेसडे को होती है। और 182 डेज और 364 डेज जो ट्रेजरी बिल हैं उनका जो ऑक्शन है वो हर ऑल्टरनेट वेडनेसडे को होता है। अगर आप ट्रेजरी बिल में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम 25,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने ही होंगे या उसके मल्टीपल के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, जैसे 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख एंड सो ऑन। और जो भी पैसा आप ट्रेजरी बिल पे अर्न करते हो वो टैक्सेबल होता है। और जो टैक्स स्लैब है वो किस कैटेगरी में आता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। अब इन 6 फीचर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये वाला है कि ज़ीरो कूपन का क्या मतलब है। तो आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए आपने 91 डेज़ का एक ट्रेजरी बिल परचेज़ किया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उस ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू 1,000 है तो गवर्नमेंट आपसे 1,000 रुपये नहीं लेगी, उससे कम पैसे लेगी। एज्यूम कीजिए आपसे 980 रुपये ले लिए और मैच्योरिटी मतलब 91 दिन के बाद जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो गवर्नमेंट आपको 1,000 वापस कर देगी। तो गवर्नमेंट ने आपसे लिए तो 980 रुपीज़ थे, आपको रिटर्न किए 1,000, तो बीच में जो 20 रुपये का डिफरेंस है वो आपकी इनकम है। मतलब यहाँ पे जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम नहीं है, आपसे कम पैसे लिए जाते हैं और आपको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से ट्रेजरी बिल काम करते हैं। अब हम बात करते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट के बारे में। रीपर्चेज एग्रीमेंट को हम रेपो एग्रीमेंट के नाम से भी बुलाते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है ये सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स के बीच में होते हैं। जब भी किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो वो आरबीआई से पैसा उधार पे लेता है। और आरबीआई फ्री में तो पैसा उधार पे देगा नहीं,
तो आरबीआई क्या करेगा, जो भी पैसा कमर्शियल बैंक्स को देगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसको हम रेपो रेट के नाम से बुलाते हैं। रेपो रेट के साथ एक और टर्म भी अटैच्ड होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो एग्रीमेंट। सिमिलरली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक को पैसा देता है तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज है उसको रेपो रेट कहते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक उल्टा आरबीआई को पैसा वापस करता है तो कमर्शियल बैंक भी फ्री में पैसा नहीं देगा आरबीआई को, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको हम रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो है, वो रेपो रेट बोलेंगे। सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम रिवर्स रेपो के नाम से बुलाएंगे। आइए समझते हैं कैसे काम करता है रीपरचेज एग्रीमेंट। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे रेपो रेट के केस के अंदर कि आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा है और बैंक आगे क्या कर रहा है, पब्लिक को पैसा प्रोवाइड कर रहा है। और नीचे वाले रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है कि पब्लिक बैंक को पैसा दे रही है और बैंक पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके फिर कहाँ जमा करवा रहा है, आरबीआई के पास जमा करवा रहा है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट जो होता है फिक्स नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द मार्केट और सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी ये चेंज होता रहता है। 27 मार्च 2020 को जो रेपो रेट है वो 4.40 और रिवर्स रेपो 3.75% फिक्स किया गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो रेपो रेट है वो तो है ज़्यादा और रिवर्स रेपो है कम। इसका जो बेसिक रीज़न है वो यही है, मोर रिस्क मोर गेन। अगर मैं आरबीआई और कमर्शियल बैंक को आपस में कंपेयर करूँ तो ज़्यादा रिस्की कौन है, कमर्शियल बैंक, क्योंकि आरबीआई तो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में डायरेक्टली आता है। तो यहाँ पर अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार पे दे रहा है तो आरबीआई का रिस्क ज़्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है। सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे रहा है तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक का रिस्क कम है, तो इसलिए इसकी रिटर्न भी क्या है, कम है। रेपो रेट में होता क्या है कि जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है और बैंक फिर आगे क्या करता है, पब्लिक को पैसा देता है, क्योंकि बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, इससे मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन रिवर्स रेपो में क्या होता है, बैंक क्या करेगा, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके आरबीआई में जमा करवा देगा, इससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और लिक्विडिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से रेपो और रिवर्स रेपो काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर के बारे में। देखिए जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है कि आप अपना पैसा जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन को दोगे और वो बदले में आपको एक डॉक्यूमेंट इशू कर देगा। इंस्टीट्यूशन कौन कौन हो सकते हैं, कॉरपोरेट या कोई और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि कमर्शियल पेपर्स में डील कर सकता है। इसका जो टाइम पीरियड है इशू का वो मिनिमम 7 डेज़ का होता है और मैक्सिमम 1 ईयर, मतलब कम से कम 7 दिन के लिए पैसा ले सकते हो कमर्शियल पेपर के थ्रू और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। कमर्शियल पेपर में जो डीलिंग होती है उसका जो अमाउंट है वो कम से कम 5 लाख का है, मतलब कम से कम 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख, इस तरह से कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई बैंकिंग कंपनी, कोई भी एनआरआई, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कमर्शियल पेपर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट और डिपॉजिट के बारे में। जैसा कि अब यहाँ पे नाम से आप समझ रहे होंगे कि आपने अपना पैसा कहीं पे जमा करवाया है और उसके बदले में आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसको हम सर्टिफिकेट और डिपॉजिट के नाम से बुलाते हैं। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट के केस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 1 लाख की होती है और 1 लाख के मल्टीपल में होती है, मतलब 1 लाख, 2 लाख एंड सो ऑन। कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको आरबीआई से परमिशन है वो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट को इशू करके मार्केट से पैसा उधार पे ले सकता है। मिनिमम 7 डेज़ के लिए ये इशू होता है और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इशू होता है। ये 2 तरह से इशू हो सकते हैं, ये डिस्काउंटेड भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग इंटरेस्ट बेसिस पे भी हो सकते हैं। डिस्काउंटेड का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने किसी इंस्टीट्यूशन को अपना पैसा दिया 1 लाख रुपीज़, अगर वो डिस्काउंटेड है तो क्या होगा कि 1 लाख रुपए की अगर उसकी फेस वैल्यू है तो मैं बैंक को कम पैसे दूंगा 1 लाख से। लाइक जैसे मैंने उसको 98,000 दिए और मैच्योरिटी के टाइम में मुझे बैंक ने उल्टा 1 लाख वापस किए, तो मैंने तो 98,000 दिए थे, उल्टे कितने मिले, 1 लाख, तो 2,000 मेरा मार्जिन आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। मैं बैंक को पूरे के पूरे 1 लाख दूंगा और बैंक क्या करेगा, मुझे उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट पे करेगा। यहाँ पे फ्लोटिंग टर्म का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट चेंज होता रहेगा। अब हम बात करते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस के बारे में। इसको हम एलओसी या लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से भी बुलाते हैं। देखिए जो बैंकर एक्सेप्टेंस है इसको अगर मैं एक लेमन के लैंग्वेज में बताऊं तो ये कैसे है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर बैंकर एक्सेप्टेंस का ज़्यादातर यूज़ है ये जनरली 90 दिनों के लिए इशू होता है, लेकिन आप इसको 1 से 180 दिनों के लिए इशू कर सकते हैं। ये भी डिस्काउंट पे इशू होता है हमेशा, और
जिसके पास भी बैंकर एक्सेप्टेंस होता है, मतलब कि एक तरह से बैंक की गारंटी है आपके पास कि बैंक आपको पैसा वापस करेगा एक फ़िक्स टाइम पीरियड पे, और अगर आपको उस टाइम पीरियड से पहले पैसा चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं बैंक से जाकर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टाइम से पहले बैंक से पैसे की डिमांड करेंगे तो जितना पैसा आपको एक्चुअल में मिलना था उससे कम पैसा आपको मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट एक तरह से जो आपको ज़्यादा मिलना था वो उसको रिड्यूस कर देगा। बैंकर एक्सेप्टेंस जो है ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बैंकर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इस एग्जांपल में लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, बायर और सेलर, जैसा कि आप बॉक्स में देख रहे हैं, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बायर इंडिया में है और जो सेलर है वो अमेरिका के अंदर है। बायर और सेलर ने किसी सामान के लिए एक डील करी, ये एक एग्रीमेंट हुआ। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो सेलर है यूएस के अंदर, वो इस बात से डर रहा है कि अगर इंडिया के अंदर मैं बायर को वो सामान भिजवा दूँ तो मेरी पेमेंट का क्या होगा, कि वाकई वो बायर ऑथेंटिक है कि मेरी पेमेंट मुझे वापस कर देगा। और वो जो सेलर है वो इंडिया के बायर के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहता, तो वो गारंटी चाहता है, किसी अच्छे बैंक की गारंटी चाहता है। तो बायर यहाँ पर क्या करेगा, जब एग्रीमेंट हो जाएगा यूएस के सेलर के साथ तो वो इंडिया में किसी बैंक के पास जाएगा और वहाँ पर एप्लीकेशन देगा कि मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाए। यहाँ पे एलओसी का मतलब यह है कि जो बैंक है इंडिया के अंदर वो इंडियन बायर की गारंटी ले रहा है कि अगर इसने पैसे ना दिए तो मैं इसके बिहाफ पे पैसे दूंगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट बायर को देने के बाद फिर बैंक क्या करेगा, जो सेलर का यूएस में बैंक है वहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर देगा। और उसके बाद जो लेटर ऑफ क्रेडिट इंडिया के बैंक से यूएस के बैंक के पास आएगा, वो लेटर ऑफ क्रेडिट यूएस का बैंक अपने यूएस के सेलर को प्रोवाइड कर देगा। अब सेलर को गारंटी मिल चुकी है इंडिया के बैंक की, किसके थ्रू, यूएस के बैंक के थ्रू। मतलब सेलर को यूएस का बैंक गारंटी देगा, और यूएस का बैंक गारंटी क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको गारंटी मिली है कहाँ से, इंडिया के बैंक से गारंटी मिल चुकी है पेमेंट की। अब सेलर के जो मन में डर था वो ख़त्म हो चुका है, वो क्या करेगा, माल को बायर को ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन जो माल जो ट्रांसफ़र किया गया उससे तो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करेगा, वो यूएस के अंदर अपने बैंक को दे देगा। यूएस का बैंक क्या करेगा, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस सामान से जुड़े हुए वो इंडिया के अंदर जो बैंक जहाँ से गारंटी मिली है वहाँ प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट इंडिया के बैंक के पास आ जाएंगे, इंडिया का बैंक क्या करेगा, यूएस के बैंक को उस सामान की जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर देगा, और यूएस के बैंक के पास पेमेंट आने के बाद वो सेलर को प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, इंडियन बैंक ने बायर के बिहाफ पे यूएस में पेमेंट तो कर दी, अब उसको भी तो बायर से पेमेंट लेनी है। तो वो जो सामान सेलर से बायर की तरफ आया है उसके डॉक्यूमेंट अभी कहाँ पर हैं, इंडिया के बैंक के पास। और बायर अगर वो सामान की अब डिलीवरी लेना चाहता है तो उसको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और वो डॉक्यूमेंट इंडिया के बैंक के पास है। तो इंडिया का बैंक है वो डॉक्यूमेंट तभी देगा बायर को जब बायर उसकी पेमेंट कर देगा। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर, कि बायर बैंक को पेमेंट करेगा और जो डॉक्यूमेंट्स उसके यूएस से आए हैं सेलर के थ्रू वो उसको रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब सेलर ने बायर को माल भेज दिया, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसको अपने बैंक से मिल गए, और इसके थ्रू वो अपनी माल की डिलीवरी ले सकता है। इस तरीके से बैंकर एक्सेप्टेंस काम करता है। तो यही था मेरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।